हेलो दोस्तों, मैं शिबली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डंका सच का। आज हम बात करेंगे तुर्की के मेगा प्रोजेक्ट इस्तांबुल कनाल प्रोजेक्ट की। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के संगम पर तुर्की है। एक तरफ जहां इसके पड़ोसी अरब मुल्क हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान है और तीसरी तरफ यूरोप। ये आधा एशिया में है तो आधा यूरोप में। 8.5 करोड़ आबादी वाला तुर्की दुनिया में आबादी के लिहाज से 19वें नंबर पे है, जबकि एरिया के लिहाज से 36वें नंबर पर है। यहाँ 87% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। तुर्की साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बाकी मुस्लिम कंट्रीज से आगे है। 26 जून को तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट से रिलेटेड पुल का फाउंडिंग स्टोन रखा। ये पुल इस्तांबुल नहर पर बनाए जाने वाले 6 पुलों में से एक है। ये 1 किलोमीटर लंबा है। आइए हम जानते हैं कि इस्तांबुल कनाल प्रोजेक्ट या इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट क्या है। ब्लैक सी को मरमरा सी के रास्ते मेडिटेरियन सी से मिलाने के लिए एक नहर खोदी जाएगी। ये नहर इस्तांबुल शहर के करीब खोदी जाएगी, इसलिए इसे इस्तांबुल नहर का नाम दिया गया है। इस नहर से छोटे बड़े पानी के जहाज़ गुजरा करेंगे। इस्तांबुल नहर 45 किलोमीटर लंबी होगी। इस्तांबुल नहर की चौड़ाई 275 मीटर यानी 902 फुट होगी, जबकि गहराई 68 फुट होगी, जो लगभग 21 मीटर होती है। इस्तांबुल नहर को बनाने में 6 साल का वक्त लगेगा। इस्तांबुल नहर के बन जाने के बाद नहर से रोज़ाना 160 बड़े पानी के जहाज़ गुजर सकेंगे। इस तरह हर 2 घंटे पर 13 जहाज़ नहर से गुजरा करेंगे। इस्तांबुल नहर से एक साल में 58,000 से ज़्यादा पानी के जहाज़ गुजर सकेंगे। इस्तांबुल नहर बनने की लागत पहले 75 अरब तुर्किश लीरा लगाई गई थी, जो डॉलर में 9 बिलियन 200 मिलियन यूएस डॉलर बनती है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 15 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। इस्तांबुल नहर के दोनों किनारों को डेवलप किया जाएगा। नहर के किनारे मरीना बनाया जाएगा, एक कंटेनर पोर्ट भी बनाया जाएगा, उसके साथ एक लॉजिस्टिक सेंटर भी होगा। इस्तांबुल नहर के दोनों साइड के लैंड बैंक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए इस्तांबुल नहर पर 6 पुल बनाए जाएंगे। नहर के दोनों तरफ टाउनशिप भी डेवलप की जाएगी। इसके तहत 2,50,000 रेजिडेंशियल होम्स बनाए जाएंगे। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जो इस्तांबुल के पुराने एयरपोर्ट से अलग होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब बास्फोरस स्ट्रेट मौजूद है, शिप्स उसी से गुजरते हैं, तो इस्तांबुल नहर की क्या ज़रूरत पड़ गई। बास्फोरस स्ट्रेट 2 कॉन्टिनेंट यानी बर्रे आज़म महाद्वीप को अलग करता है। इसका एक किनारा एशिया है तो दूसरा किनारा यूरोप है। बास्फोरस स्ट्रेट के दोनों किनारों पर बसा है इस्तांबुल शहर। इस्तांबुल शहर आधा एशिया में है और आधा यूरोप में। एशिया और यूरोप के दोनों हिस्सों को एक पुल जोड़ता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बास्फोरस स्ट्रेट को उसको बनाने के इस्तांबुल नहर बनाने के पीछे रीज़न क्या है। बास्फोरस स्ट्रेट एक पतला समंदरी गलियारा है जहाँ जहाज़ों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से समंदर में जहाज़ों का जाम लगा रहता है। बड़े जहाज़ों को गुजरने के लिए कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है, जिससे वक्त और ईंधन की बर्बादी होती है। तुर्की की नज़र में इस्तांबुल नहर इसका एक बेहतरीन हल है। दूसरा रीज़न ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2020 के बीच बास्फोरस स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री ट्रैफिक में 75% का इजाफा हुआ है। बीबीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बास्फोरस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद पिछले 50 सालों में 15 गुना हो गई है। इस सी रूट से एक साल में 45,000 पानी के जहाज़ गुजरते हैं, जबकि तुर्की के मुताबिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 25,000 जहाज़ ही सालाना स्मूथली गुजर सकते हैं। जिस तरह से इस सी रूट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, अगर उसको पैमाना मान लिया जाए तो 2050 तक इस रूट से 78,000 जहाज़ सालाना गुजरा करेंगे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने पर जहाज़ों को गुजरने के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ेगा। तुर्की इस्तांबुल नहर को इस ट्रैफिक का एक बेहतरीन हल मानता है।
तुर्की इस्तांबुल नहर को अल्टरनेटिव शिपिंग रूट या लेन के तौर पर पेश कर रहा है। इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट की मुखालफत भी हो रही है और इसे क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। मुखालफत तुर्की के अंदर से भी है और बाहर से भी है। आइए देखते हैं कि तुर्की के अंदर इस प्रोजेक्ट की मुखालफत कौन कर रहे हैं। तुर्की की अपोजिशन पार्टी इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट की मुखालफत कर रही है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटलिस्ट और सिविल सोसाइटी भी इस प्रोजेक्ट की मुखालफत कर रहे हैं। इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट की मुखालफत का एक नुमाया चेहरा इस्तांबुल शहर के मेयर अकरम इमामोग्लू हैं। ये तुर्की की अपोजिशन पार्टी CHP के लीडर हैं। ये प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही वोकल हैं। दूसरी तरफ बाहर से भी इस प्रोजेक्ट की मुखालफत हो रही है। मुखालफत में रूस और यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ भी हैं। आइए देखते हैं कि इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट की मुखालफत करने वालों के एतराज़ात और उनके आर्गूमेंट्स क्या हैं। इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ एतराज़ है कि इससे इन्वायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। समंदर का इकोसिस्टम नहर बनने से डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्रेश वाटर का एक छोटा सा स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा। नहर के रास्ते में एक छोटा डैम है जहां रेन वाटर स्टोर होता है और इसी रास्ते से इस्तांबुल नहर होकर गुजरेगी। प्रोजेक्ट के नतीजे में कुछ गांव के लोग डिस्प्लेस होंगे। कुछ का कहना है कि इस्तांबुल शहर अर्थक्वेक के लिहाज से फॉल्ट लाइन पर है, इसलिए यहाँ ज़लज़ले की सूरत में नहर को ख़तरा हो सकता है। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे नहीं करना चाहिए। तुर्की इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए लोन लेगा और ये लोन वो चाइना से ले सकता है। ऐसा करने से रीजन में चाइना का असर उसोख बढ़ेगा। ये एतराज़ यूरोपियन मीडिया का है। आप जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाए जाने वाले इंटेलेक्चुअल्स और सिविल सोसाइटी हर उस बात की मुखालफत करती है जो वेस्ट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता है। ये मुस्लिम सोसाइटी में वेस्ट के एसेट हैं। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ हर उस कोशिश की मुखालफत करती हैं जिससे किसी मुस्लिम मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। अभी हमने बात की इस्तांबुल नहर प्रोजेक्ट पर अंदर और बाहर से होने वाले एतराज़ात की। अब हम देखते हैं कि तुर्की गवर्नमेंट ने इनका क्या जवाब दिया है। तुर्की की गवर्नमेंट के मुताबिक 2011 से इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर सर्वे का काम हो रहा था, जिसमें तुर्की के अंदर और तुर्की से बाहर के 56 से ज़्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट ने सर्वे किया और रिपोर्ट तैयार की। तुर्की के मुताबिक नहर के कंस्ट्रक्शन मॉडल को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को कम से कम नुकसान पहुँचे। तुर्की की गवर्नमेंट ने कहा है कि डिस्प्लेस विलेजर्स को बेहतर मुआवजा अदा किया जाएगा। तुर्की गवर्नमेंट ने बताया कि नहर का डिज़ाइन ज़लज़ले को सामने रख कर बनाया गया है, इस वजह से ज़लज़ले का इस पर कोई असर नहीं होगा। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा है कि नहर की लागत के लिए फ़ंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जुटाया जाएगा, जिसमें तुर्की के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी होगी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट, तुर्की के जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिल के करेंगे। इस्तांबुल नहर का कंपैरिजन पनामा और सुएज़ नहर से अगर किया जाए तो इस्तांबुल नहर पनामा और सुएज़ नहर से लंबाई में तो कम है, जबकि चौड़ाई और गहराई में ये पनामा और सुएज़ नहर से ज़्यादा है। इस्तांबुल नहर से रेवेन्यू के ऊपर अगर बात करें तो सुएज़ नहर से 7 बिलियन US का औसतन सालाना रेवेन्यू आता है, जो कि मिस्र की GDP का लगभग 10% बनता है, जबकि पनामा नहर से वहाँ की GDP में 15% का रेवेन्यू आता है। तुर्की के अंदाजे के मुताबिक इस्तांबुल नहर से सालाना ट्रांजिट रेवेन्यू 8 बिलियन US आने की उम्मीद है। इस तरह नहर बनने के 2 से 3 साल में इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। तुर्की की GDP में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19% है। इस प्रोजेक्ट से ये बढ़ जाएगा। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से 7 सालों के लिए 20 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। इस्तांबुल नहर बन जाने के बाद इस एरिया की जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी तुर्की के पस मंज़र में। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर तुर्की की रीजन में जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि रशिया का टोटल ट्रेड मिडिल ईस्ट
समेत एशिया से इसी रूट से होता है। साथ ही यूरोप का एशिया से ट्रेड का एक रूट ये भी है। रशिया का ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। और ठंड के दिनों में जो रशिया अलास्का से जो जुड़ा हुआ है का जो हिस्सा है, उधर से शिप्स नहीं आ पाते हैं, तो ठंड के मौसम में जो समंदरी जो ट्रेड होता है वो कुल का कुल इसी रास्ते से रशिया का ट्रेड होता है। इस्तांबुल नहर की राह में बहुत से रोड़े भी हैं, देखना यह है कि इन्हें कैसे दूर किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का बहुत कुछ एर्दोगान के फ्यूचर पर भी डिपेंड करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है कि एर्दोगान नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतें। ये मुस्लिम दुनिया का पहला अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो तुर्की को रेवेन्यू भी देगा, उसके ट्रेड को भी बढ़ाएगा, साथ ही तुर्की का रीजन में कद भी बुलंद करेगा।